आज हम पढ़ेंगे अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स का पार्ट 19 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे साझेदार का अवकाश ग्रहण व मृत्यु। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके अंदर आज हम इसके दो ही पार्ट पढ़ेंगे। जिसके अंदर पहला हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेकंड पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। जब अवकाश ग्रहण करेगा, मृत्यु करेगा, तो उसके अंदर हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। और जब एडमिशन होता है पार्टनर का, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं पहले पार्ट्स में, उसके अंदर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं पार्टनर्स का। चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साझेदार का अवकाश ग्रहण करना है, मृत्यु होता क्या है। जब साझेदारी संस्था का कोई भी सदस्य किसी भी कारणवश, जैसे कि कारण कुछ भी हो सकता है, या फिर वो अस्वस्थ रहता हो कोई साझेदार, या किसी साझेदार से उसका मतभेद चल रहा हो, या फिर उसको अन्य साझेदारों द्वारा ऐसा कोई कार्य वो करता ही ना हो, या फिर उसका दिवालिया निकल गया हो फर्म का, या फिर उसकी मृत्यु हो गई हो, कोई सा भी रीज़न हो सकता है, या किसी अकारणवश उसकी मृत्यु हो गई हो, तो इसके अंदर से अपना संबंध समाप्त कर लेता है वो वाला साझेदार, तो इसे साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। तथा ऐसे साझेदार को अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार कहते हैं, जो लीव पर चलाता है, अवकाश ले लेता है, रिटायरमेंट हो जाती है उसकी, या उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो इस वजह से रिटायर्ड हो जाता है। अथवा बाहर जाने वाला साझेदार कहते हैं। ऐसे शेष बचे साझेदारों को चालू साझेदार एवं जो भी शेष बचे होते हैं साझेदार, उसको क्या बोलते हैं? उसको चालू साझेदार बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं। इसके अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। पहली एडजस्टमेंट होती है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। तो अब जो पुराना वाला साझेदार है वो चले जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा, या फिर किसी वजह से मृत्यु हो जाएगी उसकी, तो फिर जो बचे हुए साझेदार होंगे उनका नया लाभ विभाजन अनुपात निकालेंगे। और सेकंड थिंग, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करनी है। थर्ड, ख्याति का लेखांकन, गुडविल भी कुछ ना कुछ होएगी उस वाले की, जो मरा होगा या फिर जो रिटायर्ड हुआ होगा। संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन, जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। और ऐसी संयुक्त बीमा पॉलिसी बनाएंगे। संयुक्त बीमा पॉलिसी भी लेते हैं पार्टनर्स एक साथ मिलके, जिसके अंदर से उसका हिस्सा भी होगा कुछ, तो उसको भी हम एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का निर्धारण, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान और पूंजी का समायोजन, ये सब हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन पहले आज हम दो ही पॉइंट सीखेंगे, जिसके अंदर पहला पॉइंट आएगा नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना, और दूसरा पॉइंट आएगा लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना। चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया लाभ वितरण अनुपात से तात्पर्य उस अनुपात से जिसमें शेष साझेदार फर्म में के भविष्य के लाभ अथवा हानि का वितरण करेंगे, मतलब जो आपस में बांटेंगे। तो इसका एक सूत्र सा मान लीजिए, या फिर कुछ भी मान लीजिए, फर्म के भावी लाभ के प्रत्येक बचे साझेदार का भाग जो होएगा, जो भी कुछ बचे हुए होंगे साझेदार, उनका भाग क्या होएगा? पुराना भाग जो उनका पहले था वही, प्लस अवकाश प्राप्त या फिर मृत साझेदार के हिस्से का भाग। किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने पर नए लाभ वितरण अनुपात की गणना विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार निम्न प्रकार से की जाएगी। अब इसके अंदर भी तीन परिस्थितियाँ होती है हमारे पास। जिसके अंदर पहली होती है जब प्रश्न में केवल अवकाश प्राप्त मृत साझेदार का नाम दिया हो, सिर्फ नाम दिया हो, उसके बारे में कुछ भी, रेशियो के बारे में कुछ भी ना बोल रखा हो। सेकंड आती है जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा शेष साझेदार किसी निर्धारित अनुपात में ले लेते हों। थर्ड आता है जब साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का संपूर्ण हिस्सा क्रय कर लेता है, मतलब कि कोई भी एक साझेदार ले लेगा या फिर दो साझेदार ले लेंगे, सबके सब नहीं बटेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर केसेस। पहला केस, जब प्रश्न में केवल अवकाश प्राप्त मृत साझेदार का नाम दिया हो। इसके अंदर
सिर्फ उसका नाम दिया होगा। तो इसके अंदर एग्जांपल देख लेते हैं। राम, श्याम और लक्ष्मण एक फर्म में 5:4:3 के अनुपात में लाभ वितरण करते हैं। निम्नलिखित दशाओं में उनका नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली दशा होगी यदि राम अवकाश ग्रहण करता है, और दूसरी यदि श्याम अवकाश ग्रहण करता है। पहला क्या है, जिसके अंदर राम अवकाश ग्रहण करता है, तब श्याम और लक्ष्मण के मध्य लाभ वितरण अनुपात क्या होगा? श्याम और लक्ष्मण का पुराना लाभ वितरण अनुपात, वही हमारा उनका लाभ वितरण अनुपात हो जाएगा, जो भी कुछ उनका पुराना था। पुराना क्या था उनका? श्याम और लक्ष्मण का 4:3, और वही हो गया उसका नया लाभ वितरण। ऐसी सेकंड केस, जब श्याम अवकाश ग्रहण करता है। श्याम अवकाश ग्रहण करता है तो उसका लाभ कितना था? उसका लाभ था 4 का। और इसके अंदर अब कौन कौन बच गया? राम और लक्ष्मण। इनका लाभ क्या होगा वितरण? इसके अंदर रहेगा राम का 5 और लक्ष्मण का 3, तो हो गया 5:3। बस ये बहुत आसान था ये वाला। और अगला केस, आसान केसेस है सारे। जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा शेष साझेदार किसी निर्धारित अनुपात में लेते हों। मतलब कि अब इस वाले केस में क्या होगा? इस स्थिति में शेष साझेदार, जो मतलब कि बचे हुए साझेदार होंगे, अवकाश प्राप्त साझेदार के भाग को, जो भी कोई अवकाश प्राप्त कर रहा होगा फिर मर गया होगा साझेदार, उसके भाग को दिए गए निर्धारित अनुपात में बांट लेते हैं तथा नया लाभ वितरण अनुपात ज्ञात करने हेतु पुराने भाग में अवकाश प्राप्त साझेदार के भाग को जोड़ दिया जाता है। मतलब कि नया लाभ जो होएगा, उनका नया भाग होएगा, वो उनका पुराना भाग जो उनको पहले मिलता होगा वो तो होएगा, प्लस जो अवकाश प्राप्त साझेदार, यहाँ पर साझेदार होएगा, प्लस जो अवकाश प्राप्त साझेदार का भाग जो उसने दिया होगा वो उसको ऐड कर लेंगे। अब इसके अंदर हमारा थर्ड केस आता है, जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का संपूर्ण हिस्सा क्रय कर लेता है। मतलब कि कोई भी एक साझेदार उसका संपूर्ण हिस्सा ले लेगा, जो भी कोई अवकाश प्राप्त कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए ए ने अवकाश लिया तो बी ने उसका सारा भाग ले लिया, तो उस स्थिति में क्या होएगा? उसका नया लाभ वितरण अनुपात। तो इस स्थिति में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के भाग से केवल क्रय करने वाले साझेदार के भाग में वृद्धि होगी। सिर्फ जो साझेदार क्रय करेगा, मतलब कि जो उसके साझेदार का भाग लेगा, सिर्फ उसके में बढ़ेगा भाग उसका, और जो बाकी साझेदार है उनका वैसे का वैसे ही रहेगा। अतः इस प्रकार क्रय करने वाले साझेदार का नया भाग ज्ञात करने के लिए उसमें अवकाश प्राप्त साझेदार के भाग को जोड़ दिया जाता है। जैसे क्रय करने वाला साझेदार का नया भाग क्या होगा? पुराना भाग जो उसका होएगा, प्लस अवकाश प्राप्त साझेदार का भाग, जो भी कुछ उसने दिया होगा उसको, क्रय करने वाले को। उदाहरण देख लेते हैं। इसके अंदर प्रश्न है, XYZ एक फर्म में 4:3:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते थे। X अवकाश ग्रहण कर लेता है तथा उसका संपूर्ण भाग Y द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। नया लाभ वितरण अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर जो है X चले जाता है, अवकाश देके अपना सारा भाग किसको दे देता है? Y को। तो सिर्फ Y के भाग में ही वृद्धि होगी। देखिए, यही बात ध्यान देने वाली है इसके अंदर। तो Y का नया लाभ, पुराना भाग प्लस X का भाग। तो पुराना भाग कितना हो सका? 3/8 प्लस 4/8 जो X का भाग था, इक्वल टू 7/8। ऐसी Z का नया भाग क्या होगा? Z का नया भाग वही होएगा जो पुराना भाग था उसका, क्योंकि उसने तो कुछ लिया दिया नहीं कुछ भी, तो उसका 1/8 ही है उसका। अतः Y और Z का नया लाभ वितरण अनुपात 7/8:1/8, तो ये हो गया 7:1। अब हमारे पास सेकंड, जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, वो पढ़ते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना या फिर कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। इसके अंदर हम गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन कर रहे हैं। गेनिंग रेशियो, और हमने जो एडमिशन के टाइम पे याद होगा हमने पढ़ा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब एडमिशन लेते हैं, मतलब कि जब किसी के पार्टनर को हम लाते हैं, तो दूसरे जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने हिस्से का कुछ भाग देते हैं।
तो फिर वो सेक्रीफाइस करते हैं कुछ पार्ट। और लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गेनिंग रेशियो निकालते हैं। जब पुराना पार्टनर मर जाता है या फिर मृत्यु आती है उसकी, या फिर वो चले जाता है छोड़ के फर्म को, तो गेनिंग रेशियो निकलता है। उनको कुछ ना कुछ पार्ट मिलेगा, उनका कुछ ना कुछ भाग बढ़ेगा जो पुराने पुराने पार्टनर्स होंगे। तो शेष साझेदारों द्वारा अवकाश प्राप्त साझेदार के हिस्से को जिस अनुपात में प्राप्त किया जाता है उसे लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। चलिए इसकी भी कैलकुलेशन करना सीख लेते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास दो केस होते हैं। पहला केस होता है यदि प्रश्न में नए लाभ वितरण अनुपात के विषय में कुछ नहीं दिया हो, और सेकंड केस होता है यदि लाभ वितरण अनुपात दिया हो। चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं। यदि प्रश्न में नए लाभ वितरण अनुपात के विषय में कुछ नहीं दिया हो तो हम इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में सदैव यह माना जाता है कि अवकाश प्राप्त या फिर मृत साझेदार के भाग को शेष साझेदारों द्वारा पुराने लाभ वितरण अनुपात में बांटा जाता है। अतः पुराने लाभ वितरण अनुपात ही शेष साझेदारों के मध्य लाभ प्राप्ति अनुपात होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पुराना जो होता है उसी को हम मान लेते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात। तो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा। राम, श्याम तथा लक्ष्मण 3 साझेदार थे जो 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि अनुपात वितरण करते थे। श्याम ने बीमारी से ग्रस्त होने के कारण फर्म से अवकाश ले लिया। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। बीमारी के कारण जो था श्याम, जैसे मैंने बताया था कि बीमारी से ग्रस्त हो सकता है तो उस वजह से भी ले सकता है अवकाश या फिर फर्म छोड़ के जा सकता है। तो श्याम चला गया। अब श्याम का हिस्सा कितना था, श्याम का हिस्सा था सिर्फ 2/6, मतलब कि 2/6। और राम का कितना हिस्सा था 3, और लक्ष्मण का कितना हिस्सा हुआ 1। तो राम तथा लक्ष्मण का नया लाभ वितरण अनुपात 3:1, और वही इसका लाभ प्राप्ति अनुपात भी होगा। गेनिंग रेशियो भी इनका यही होगा 3:1। अब यदि नया लाभ वितरण अनुपात दिया गया हो, अब इस केस में क्या होगा, अब नया लाभ वितरण अनुपात दे रखा होगा, मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ होगा न्यू वाला। इस स्थिति में लाभ प्राप्ति अनुपात सदैव शेष साझेदारों के नए भाग तथा पुराने भाग के अंतर को निकालकर ही ज्ञात किया जाता है। मतलब जो नया भाग होएगा उसमें से माइनस कर देंगे हम पुराने वाले भाग को, और जो अंतर होएगा वही हमारा नया लाभ हानि विभाजन होएगा। उदाहरण देखते हैं। जीतू, सीतू व गीतू 3 साझेदार हैं जो लाभ हानि 5:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। सीतू फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। जीतू और गीतू का फर्म का भावी अनुपात लाभ वितरण अनुपात 3:2 है। लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर सिर्फ कौन सा जा रहा है, इसके अंदर सीतू जा रहा है फर्म छोड़ के अवकाश ग्रहण करके, और जीतू और गीतू का निकाल नया भी दे रखा है इसके अंदर, नया लाभ वितरण अनुपात 3:2। तो देखते हैं हल क्या होगा। जीतू और गीतू का नया लाभ वितरण अनुपात 3:2 दे रखा है हमको पहली क्वेश्चन के अंदर। सीतू और गीतू का पुराना लाभ वितरण अनुपात कितना था 5:3:2, ये भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अब लाभ प्राप्ति अनुपात कितना होगा, जीतू की नई तथा पुराने भाग का अंतर, और ऐसी अनुपात जीतू के नए तथा पुराने भाग का अंतर। तो उसका जीतू का नया भाग कितना है, जीतू का नया भाग जो है 3:5, मतलब 3:2 है। तो मतलब कि 3/5 माइनस, और जो पुराना भाग था उसका 5/10 माइनस कर दिया उसको, ये होगा जीतू का लाभ प्राप्ति भाग। और 2/5 जो हमारा गीतू का था पुराना वाला, जो नया वाला है, जो हम इसमें से नए में से पुराने को भाग को माइनस करते हैं, तो जो नया वाला था 2/5 माइनस 2/10। फिर आगे हमारा इसको सॉल्व करके 6 माइनस 5/10, इन दोनों के बटे में 10 है, 6 माइनस 5/10 4 - 2 बटे में 10।
तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1/10 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2/10। तो रेशियो आ जाएगा इनका 1:2। अतः नया लाभ प्राप्ति अनुपात होएगा 1:2। बस इसी के साथ हमारा ये ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।